नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। इटावा से बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा का निधन हो गया है। यादव परिवार में शोक की लहर है। राजपाल सिंह यादव ने मेदंता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के छोटे भाई थे राजपाल। लंबे समय से बीमार चल रहे थे राजपाल सिंह यादव। यादव परिवार के पैतृक गांव सफई में अंतिम संस्कार होगा। तो दुखद खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा का निधन हो गया है। छोटे चाचा थे। समाजवादी परिवार में शोक की पूरी तरह से लहर है। राजपाल सिंह यादव ने मेदंता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और बताते चले आपको कि लंबे समय से राजपाल यादव बीमार चल रहे थे और सफई में यादव परिवार के पैतृक गांव है सफई, जहां पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। इटावा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में इनका भी अहम भूमिका रहा है। ये भी कंधे से कंधा मिलाकर के मुलायम सिंह यादव के साथ चलते रहे हैं। और ये जो खबर मिली तो पूरे परिवार में शोक की लहर है। यादव परिवार के पैतृक गांव है सफई, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अखिलेश यादव के छोटे चाचा के निधन की खबर मिली है। परिवार में शोक की लहर है। राजपाल सिंह यादव ने मेदंता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के छोटे भाई राजपाल थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और खबर आज निकल करके सामने आई कि उन्होंने मेदंता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। लंबी बीमारी की वजह से वो अंतिम सांस उन्होंने ली है। राम कुमार सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इटावा से जुड़े हैं। राम कुमार, क्या अपडेट, क्योंकि यहाँ पर यादव परिवार में एक शोक की लहर है। अखिलेश यादव के चाचा के निधन की खबर मिली है तो बहुत ही दुखद खबर है ये। क्या वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे? क्या उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी? अपडेट क्या कुछ? जी खुशबू जी, देखिए एक बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो इटावा का एक जो काफी समाजवादी परिवार है में भी बिल्कुल दुख का लहर देखने को मिल रही है। क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो लंबे समय से जो है अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा थे, जो पूरी तरीके वेदांता हॉस्पिटल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। और अगर देखा जाए तो आज सुबह 4 बजे तड़के उनका जो है अंतिम सांस उन्होंने ली है। तो पूरी तरीके से देखा जाए सैफई परिवार में एक बार फिर दुख का लहर देखने को मिल रही है। उसी देखा जाए तो पूरी तरीके से इन्होंने मुखिया मुलायम सिंह यादव के जो काफी मतलब जो उन्होंने योगदान दिया है और काफी लंबे समय से जो राजनीति में कदम रखा था उन्होंने जो है, तो देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से अगर जिनका जो निधन हुआ है तो पूरी तरीके से सैफई परिवार शोक की लहर देखने को मिल रही है। और लगातार यहाँ सैफई में आज एक बार फिर अंतिम संस्कार दोपहर को होगा करीब। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरी तरीके से देखा जाए तो अगर यहाँ सैफई में एक बार फिर जो है लाखों लोगों का यहाँ पहुंचना होगा। और पूरी धीरे धीरे यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सैफई में पहुंच रहे, क्योंकि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए तो आज उनका जो है पैतृक गांव सैफई माना जाता, तो सैफई में उनका जो है दोपहर को अंतिम संस्कार भी होगा। और देखा ये जा रहा है कि अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी पूरी तरीके से सैफई पहुंचने वाले हैं। और देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के जो छोटे भाई राजपाल हैं और जो प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी और जो है मैनपुरी जैन इंटर कॉलेज में उन्होंने की थी। तो देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने लंबे समय से जो राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा गया है, तो पूरी तरीके से एक बार फिर शोक की लहर देखने को मिल रही है। राम कुमार, अगर ये समझना चाहें कि इनका राजपाल सिंह यादव जी का राजनीति में किस तरह की भूमिका रही है? जी देखिए खुशबू जी, देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मतलब पूर्व रक्षा मंत्री जो है मुलायम सिंह यादव का जो अगर बात की जाए तो उन्होंने उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके चले हैं और पूरी तरीके से राजनीति में उनका साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका भी देखी जा रही है। तो पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये आज इनका जो निधन हुआ है तो पूरी तरीके से सैफई परिवार में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। देखा ये जा रहा है कि इनकी इटावा 1978 में भी सेंट्रल वेयर हाउस में जो अधीक्षक पद पर भी तैनात रहे हैं। 2006 में उन्होंने स्वैच्छिक सेना निवृत्ति भी ली थी।
राजपाल यादव की राजनीति में रुचि काफी थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ में काफी अच्छी भूमिका निभाई थी और अहम रोल भी उनका निभाया गया था। तो देखा जा रहा उन्होंने राजनीति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हालांकि उनकी पत्नी प्रेमलता यादव परिवार की पहली महिला थी जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। प्रेमलता यादव इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी थी और राजपाल यादव के 2 बेटे हैं, अभिषेक और आर्यन। अभिषेक यादव 2 बार इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान भी अध्यक्ष देखा जा रहा है। और अगर बात की जाए तो नेताजी मुलायम सिंह यादव 4 भाई थे। राजपाल यादव मुलायम सिंह के छोटे और शिवपाल यादव से बड़े थे। 4 में से 3 भाइयों रतन यादव, मुलायम सिंह यादव राजपाल का भी निधन हो चुका है। कुल मिलाकर ये कह ले राम कुमार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन रुचि नहीं होने की वजह से बहुत कुछ राजनीति में कर नहीं पाए और इनका जो सपना रहा था वो आगे कुछ कर गुजरने का था, लेकिन उसी कदम पर चलते रहे आगे। बहुत शुक्रिया राम कुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ के आगाज से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। कई सेक्टरों में स्थापित अखाड़ा शिविरों का भ्रमण भी करेंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। मेला प्राधिकरण के आईसीसीसी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम जानकारी देते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। आज बताते चले आपको कि प्रयागराज में जाएंगे, वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे, लोगों से महाकुंभ में भाग लेने की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ के आगाज से पहले तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। कई सेक्टरों में स्थापित अखाड़ा शिविरों का भ्रमण करेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, आज मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्या अपडेट? जी खुशबू, बता दें जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का भ्रमण कर रहे हैं और निरीक्षण कुंभ कार्यों को कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज फिर मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम पर। जब से 2 बजे करीब प्रयागराज पहुंचेंगे और हेलीपैड से वे सीधा जजेस कॉलोनी पहुंचेंगे, जहाँ कॉलोनी का निरीक्षण करेंगे और वहां से वे सीधा मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में स्थापित अखाड़ों के शिविर में भ्रमण करेंगे और खाक चौक में आज वे भोजन भी रात्रि का करेंगे। उससे पहले वे कुंभ डिजिटल का भी उद्घाटन करेंगे। मीडिया सेंटर में जाकर प्रेस वार्ता भी करेंगे। आज पत्रकारों से भी मुखातिब होंगे और साथ ही वो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और कल का भी उनका कार्यक्रम है कि सरकारी चैनल का शुभारंभ करेंगे। तो साथ ही बहुगुणा मार्केट पर कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और नंदी सेवा संस्थान की ओर संचालित मां की रसोई का उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद वे सारण अस्पताल कल जाएंगे और करीब एरावत घाट आएंगे और करीब निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद करीब 12 बजे करीब वो यहाँ पर डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 2 बजे बमरौली से कल रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। बैठक भी करेंगे सभागार में। मुद्दा क्या होगा? महाकुंभ ही होगा या फिर कोई इसके अलावा भी कुछ और किसी विषय पर बातचीत करेंगे? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक भी हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक अहम मानी जाती है और जो स्नान पर्व 13 तारीख को पौष पूर्णिमा है और 14 तारीख को मकर संक्रांति है, जिसमें इस बार अमृत स्नान करेंगे साधु संत। तो साथ ही इसमें कैबिनेट की जो बैठक होगी उससे पहले कैबिनेट के सारे मंत्री स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद कैबिनेट की यहाँ बैठक भी हो सकती है, उस पर भी चर्चा हो सकती है और ICCC सभागार में सभी विकास कार्यों का महाकुंभ से जो भी कार्य चल रहे हैं उसके अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी कि अंतिम चरण का क्या उसका हुआ और किस तरह से इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया है और किस तरह से व्यवस्था है, इसका भी वो जायजा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर हैं, तमाम जगहों पर आज महाकुंभ को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं और महाकुंभ में लोगों को पहुंचने के लिए लोगों से अपील करेंगे। महाकुंभ के आगाज से पहले तैयारियों का भ्रमण करते हुए, जायजा लेते हुए कई सेक्टरों में स्थापित अखाड़ा शिविरों का भी मुख्यमंत्री भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। डिजिटल मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन आज करेंगे। सभागार में ICC सभागार में समीक्षा बैठक भी करेंगे। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को देखते हुए नगर पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में NSG कमांडो और प्रयागराज पुलिस ने बालसन चौराहे में एक मॉक एक्सरसाइज
का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी घटना के दौरान बंधकों को सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया का परीक्षण करना था। इस दौरान कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस, एनएसजी कमांडो और एटीएस ने तालमेल के साथ अपनी कुशलता और तत्परता का प्रदर्शन भी किया है, जिससे कुंभ 2025 के लिए हर संभव सुरक्षा इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित शांतिपूर्ण वातावरण में इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन सके। तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। 5 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ गया है। मामले में आरोपी का पोस्टर भी जारी किया गया है। फरार वांछित आरोपी का यूपी पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिया है। बेटे के साथ मिलकर परिवार को मौत के घाट युवक उतारा था। इस आरोपी को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। आरोपी पिता की तलाश में पूरी तरह से पुलिस जुटी हुई है। पोस्टर जारी किया गया है। कई जिलों में पुलिस के पास आरोपी की डिटेल्स भेजी भी गई है। जांच करने आगरा, लखनऊ पुलिस पहुंची हुई है। तो 5 लोगों की हत्या के मामले में फरार आरोपी को ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। और पोस्टर के जरिए, ये देखिए पोस्टर लगाया गया है जगह जगह पर। वांछित जो आरोपी है, पोस्टर के जरिए उसे ढूंढने के लिए लखनऊ पुलिस लगातार इस पहल की शुरुआत कर रही है। और आपको बताते चले कि लखनऊ पुलिस जांच करने के लिए आगरा भी पहुंची थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तौकीर, इस पूरे मामले को लेकर के और लखनऊ पुलिस पोस्टर भी जारी कर दी है और पोस्टर में वांछित आरोपी की तलाश जारी है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या बेटा जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है? देखिए, ये 1 जनवरी की घटना है। नए साल की शुरुआत हुई थी और उसी दिन लखनऊ से खबर आई थी जिसमें पूरा इलाका दहशत में आ गया था। एक होटल के अंदर 5 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी थी। पुलिस ने खुलासा किया था और बाद में वहीं होटल से ही एक युवक को गिरफ्तार किया था जिसका नाम अरशद था। अरशद ने अपनी 4 बहनें और मां को मौत के घाट उतारा था। पहले पुलिस इसे साइको किलर मान रही थी, लेकिन कुछ देर बाद एक वीडियो आया था। उस वीडियो में वो खुद उन लोगों की हत्या करते नजर आया था। पहले उन लोगों का गला दबाया, फिर उसके बाद उनकी नसें काटी थी हाथों की। खास बात यह कि उसी वीडियो में एक छोटी सी गलती वो कर गया था, जिसमें एक अन्य शख्स भी दिख रहा था। पूछताछ से पता चला कि वो उसका पिता था, यानी कि बाप और बेटे ने मिलकर अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद से पुलिस अरशद से लगातार पूछताछ कर रही थी, घटना की वजह जान रही थी। पहले उसने पुलिस को बहुत गुमराह करने की कोशिश की, यहां तक कि जब पुलिस ने उसको जेल भेजा, रिमांड पर लेने के बाद ही पूछताछ हुई तो वो अलग अलग कहानियां बता रहा है और अपने पिता को लेकर भी संदेह में रखे हुए है कि उसके पिता आखिर इस हत्याकांड में क्यों शामिल थे। फिलहाल उसके पिता बदर की तलाश में पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर उसके पोस्टर लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है बदर को तलाशने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अरशद ने आरोप लगाया था कि उसके घर को लोगों ने छीन लिया था, उसकी बहनों की आबरू पर हाथ डालना चाहते थे, इसलिए उसने अपनी बहनों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन जब पुलिस आगरा पहुंची, उसके पड़ोसियों से पूछताछ की, जिन पर आरोप लगा रहा था वो उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो मकान अपनी मर्जी से बेच कर गया था। उसका भी एक वीडियो सामने आया, पैसे गिनते हुए काफी खुशी में दिख रहा था अरशद, और वहां पर उसने नोटों की गड्डियां हाथ में ले रखी थी। और इससे भी साफ हो गया कि बाप और बेटे ने अपनी मर्जी से वो मकान बेचा था जिसको हथियाने का आरोप लगा रहा था। ये फिलहाल वहां पर तफ्तीश में सामने आया है कि आसपास के लोगों से वो बातचीत नहीं करता था, अपने परिवार को बाहर नहीं निकलने देता था, बहनों को कमरे में बंद करके रखता था। कभी कोई सब्जी या दूध वाला जब आता था तो गेट खोल के अरशद ही सामान लेकर फिर गेट बंद कर लेता था। करीब 1.5 महीने से लोगों ने उस परिवार के जो और अन्य लोग हैं उनको बाहर नहीं देखा। अगर कोई किसी से बात कर लेता था तो वो अपनी बहनों को आकर पीटता था। फिलहाल कई पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हत्याकांड करीब 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन इस हत्याकांड की असल वजह अभी तक पुलिस नहीं बता पाई है कि अरशद और उसके पिता ने मिलकर वो 4 बहनों और अरशद ने अपनी मां को क्यों मौत के घाट सुलाया, घाट उतारा है, और हत्याकांड की असल वजह भी सामने नहीं आई है। फिलहाल ये कहा जा रहा था कि जो अरशद के पिता हैं बदर, अगर वो पकड़ में आते हैं तो उनसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कानपुर के आसपास
बदर को देखा भी गया था 3 दिन पहले, कुछ ऐसे फुटेज आए थे जिसमें बदर को देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर ओझल हो गया और न जाने किस शहर में गुम हो गया है। फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है, वहां के कप्तानों को लेटर जारी किया गया है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी घटना, सनसनीखेज घटना जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई, उसमें डीजीपी यूपी खुद इसमें संज्ञान ले रहे थे और उनकी तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया। तो बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अभी भी जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो भी अभी भी फरार है। तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली है 10 दिन के बाद भी। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि अरशद तो खुद वहां पर मौजूद थे हत्याकांड के बाद। वो उस कमरे से ही नहीं गया था जिस होटल में हत्या की गई थी और पुलिस ने उसको वहीं से आकर गिरफ्तार किया था, लेकिन गुमराह करता रहा वो लगातार अपने बयानों से। पुलिस के पास अभी कुछ भी पुख्ता सबूत इस तरह के नहीं है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, इसने अपनी 4 बहनों और मां को क्यों मार डाला, उसके पिता इस हत्याकांड में क्यों शामिल थे। तो कई तरह के सवाल है फिलहाल जिसके पुलिस के पास अभी जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं, पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस लगातार इन मसलों पर विचार विमर्श कर रही है और आगरा भी पहुंचकर तलाशी भी ली है और ये पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। बेटे के साथ पूरे परिवार की हत्या का मुख्य आरोपी पर गंभीर आरोप भी है, लेकिन अभी भी पुलिस का जो हाथ है वो पूरी तरह से खाली है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, एचएमपीवी वायरस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अस्पताल में एचएमपीवी वायरस के लिए बेड भी रिजर्व किए गए हैं। लखनऊ के 3 सरकारी अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं। अस्पतालों के अवेयरनेस बढ़ाने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो ऑक्सीजन और दवाएं रखने की तैयारियां हुई हैं। बलरामपुर में 30 बेड का वार्ड भी रिजर्व हुआ है। सिविल अस्पताल में भी 30 बेड रिजर्व हुए हैं। लोकबंधु अस्पताल में 12 बेड भी रिजर्व किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल देखी जा रही है कि इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी है। अस्पतालों में जो यहाँ पर बेड की संख्या है, साफ सफाई है, तमाम तरीके की तैयारियां हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। लखनऊ के 3 अस्पताल में संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। ऑक्सीजन और दवाइयां रखने की भी तैयारियां हुई हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, 1978 के संभल दंगों की जांच की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी शीर्ष चंद्र शर्मा ने ये मांग उठाई थी। एसपी संभल ने डीएम को पत्र भी लिखा है। जांच अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया है। एसपी ने गठित की है कमेटी, टीम का गठन किया गया है जिसमें जांच पड़ताल भी चल रहा है। तो संभल मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है। विधान परिषद में बीजेपी के जो एमएलसी हैं उन्होंने मांग कर ली है कि 1978 में जिस तरह से दंगा हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला था, किन वजहों से ये दंगा हुआ था और कितने लोगों की जान चली गई थी इसमें, आखिरकार ये दंगा हुआ क्यों था। एसपी ने पत्र लिखा है और पत्र के जरिए जांच करने की मांग भी की है। तो विधान परिषद में जो बीजेपी के एमएलसी है उन्होंने एमएलसी की ओर से ये मांगे उठाई गई है। एसपी ने संभल के डीएम को पत्र लिख करके आधिकारिक जांच करने के लिए मांग किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।